सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 6 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा करीना कपूर को। तो यूनिसेफ इंडिया ने अभी करीना कपूर खान को अपना नेशनल एम्बेसडर बनाया है। इसी तरह आपको याद होगा 2023 में यानी कि पिछले साल यूनिसेफ इंडिया ने आयुष्मान खुराना को बाल अधिकारों के लिए नेशनल एम्बेसडर बनाया था। अच्छा, वैसे अगर बात करें कि पूरे विश्व में अभी यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर कौन है, तो आंसर होगा वेनेसा नकाटे। ये युगांडा से हैं। हम पढ़ चुके हैं इनके बारे में, शायद मेरे ख्याल से 2022 में पढ़ा था, तब से यही है। और एक और प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं कि यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना पहला यूथ एम्बेसडर बनाया था, तो आंसर होगा हिमा दास को। अच्छा, यूनिसेफ की बात करते हैं तो फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड। स्थापना होती है 1946 में और हेडक्वार्टर मिलेगा न्यूयॉर्क में। इसके हेड हैं कैथरीन रसेल। तो इतने से पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हाल ही में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर बीना मोदी को। तो मोदी एंटरप्राइजेस की चेयरपर्सन है डॉक्टर बीना मोदी, जिनको अभी हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए भी सम्मानित किया है। अच्छा, इनका नाम आपको सुना सुना जरूर लग रहा होगा और लगना भी चाहिए, क्योंकि इसी साल फरवरी में इनका नाम हमने पढ़ा था। मैं आपको याद दिलाता हूं, हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, अभी उन्हीं के द्वारा आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। तब आपने इनका नाम सुना था और अब दूसरी बार इनका नाम सुन रहे हो, तो नाम ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर बीना मोदी। और इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि करंट अफेयर्स का रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे तो आप बढ़ते जाओगे, डेली करंट अफेयर्स आप देख रहे हो तो आगे की न्यूज आपको पता चलती रहेंगी। लेकिन जो न्यूज पीछे निकल चुकी है, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, उनको याद रखना भी तो इंपॉर्टेंट है। और वो कब याद रहेंगी? जब आप टाइम टू टाइम उनका रिवीजन करते रहोगे। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं बता रहा हूं, उनको ऑलरेडी पता है। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको बता रहा हूं। और रिवीजन करने के 2 तरीके हैं। क्या? या तो खुद से नोट्स बनाओ और डेली आपको 10 से 15 मिनट करंट अफेयर्स के लिए भी निकालने, रिवीजन के लिए। जिस तरह से मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी सबके लिए निकालते हो, करंट अफेयर्स के लिए भी समय निकालना है, उनका भी रिवीजन करना होता है। अगर ये आप करते हो तब तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो, रेगुलरिटी नहीं रख पा रहे हो, 1-2 दिन करते हो फिर नहीं कर पाते हो, तो फिर टेंशन वाली बात है, क्योंकि फिर जितना भी आप पढ़ रहे हो डेली करंट अफेयर्स, वो आप भूल जाओगे एग्जाम टाइम पे। तो आपके सहूलियत के लिए ही मैं आपके करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास चलाता हूं। पूरे यूट्यूब में आपको इस तरह की रिवीजन वाली क्लास कहीं नहीं मिलेगी। जो डेली आपके करंट अफेयर्स का रिवीजन करा रहा है, वो क्लास अपने यहीं पे मिलेगी आपको। 10-12 मिनट की क्लास होती है, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 1 लाइनर में आपका रिवीजन करवाता हूं, कोई स्टैटिक पार्ट होता है तो वो भी कवर करवा देता हूं। और मैं डेली इसीलिए क्लास करवाता हूं, मैं चाहूं तो हफ्ते या महीने में एक बार लंबी क्लास ले लूं 3-4 घंटे की, फिर छोड़ दूं, लेकिन फिर उससे भी कोई बेनिफिट नहीं है। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, ताकि आप टच में रहोगे और रेगुलरिटी बनी रहेगी। रेगुलरिटी के लिए मैं डेली पढ़ा रहा हूं, और रेगुलर पढ़ेंगे तो फिर ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, 10-12 मिनट में काम हो जाएगा। 24 घंटे में से 10-12 मिनट निकाल लो, बहुत है। तो अगर आप वो रिवीजन वाली क्लास अभी तक नहीं देखते थे तो आप देख सकते हैं। इस तरह का ब्लैक वाला थंबनेल मिलेगा, वो रिवीजन वाली क्लास होती है हमारी। और इन सभी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें। इसका टेस्ट बना करके अपलोड करता हूं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है आप सभी के लिए। ये जो पैनल की पीडीएफ आपको मिलेगी बिल्कुल ऐसे की ऐसे रिटर्न फॉर्म में, जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं वो सब आपको मिलेगी बिल्कुल फ्री में क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ग्रीन वाला लोगो है अपनी नई वाली एप्लीकेशन का, तो वो वाली ही आपको इंस्टॉल करनी है। अच्छा चलो, अब मैं आपको क्या करता हूं, 2024 के सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एक बार यहां पे रिवाइज करवा देता हूं। तो ये शीट जिन ने पढ़ रखी वो मेरे साथ साथ बोलना, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि किस भारतीय को व्हीटली गोल्ड पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा पूर्णिमा देवी बर्मन को। इस अवार्ड को याद रखना, ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं। और ये पूर्णिमा देवी बर्मन कहां से है? असम से है। और इसी से मिलता जुलता एक पुरस्कार है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024, जिसको ग्रीन नोबेल कहा जाता है। यह आलोक शुक्ला को मिला था, जो छत्तीसगढ़ से हैं। इन दोनों में आप कंफ्यूज मत हो रहा, इसीलिए मैंने साथ में लिख दिया आपके। बाकी 2024 का लच्छू महाराज पुरस्कार मिला था पंडित राजेंद्र गंगा नाई को, 2024 की बात कर रहा हूं। कीस मानवतावादी पुरस्कार 2021 का मिला रतन टाटा जी को, जबकि 2023 के लिए मिला था बिल गेट्स को। वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 का खिताब जीता मोहम्मद सलेम ने। आर्यभट्ट पुरस्कार मिला पावुलेरी सुब्बा राव को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 मिला अमिताभ बच्चन को। एबेल पुरस्कार जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, ये मिशेल टेलाग्रेन को मिला। रासमस पुरस्कार अमिताभ घोष को मिला। 2024 का प्रित्जकर पुरस्कार रिकेन यामामोटो को मिला। मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब क्रिस्टिना प्लिस्कोवा ने जीता, ये चेक रिपब्लिक से हैं।
और 2023 का जीडी बिरला पुरस्कार मिला डॉक्टर अदिति सेन डे को। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो इस बार 58वां दिया गया 2 जनों को, जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को। केपीपी नाम्बियार पुरस्कार इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को मिला। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को मिला। वहीं असम वैभव सम्मान, असम का ये सर्वोच्च सम्मान है, रंजन गोगोई साहब को मिला। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार बीआर कंबोज को मिला। बाकी बात करें 2023 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार, ये रुइक्स्यांग झांग को मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए संजीव को मिला, मुझे पहचानों के लिए, और अंग्रेजी का नीलम शरण गौर को मिला उनके नॉवेल रेक्यूम इन रागा जानकी के लिए। 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को मिला यादें यादें और यादें के लिए, और 33वां सरस्वती सम्मान मिला प्रभा वर्मा को रुद्र सात्विकम के लिए। ये जो अवार्ड्स आप देखेंगे सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स रखे मैंने इस लिस्ट में, 2024 के ही हैं सारे। मतलब अभी तक 4 महीने के सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स यहाँ पे आपने रिवाइज कर लिए मेरे साथ। और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। आज के वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 7000 लाइक का। अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर भी करना। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में नेशनल कोल माइनर्स डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 4 मई को। हर साल 4 मई को राष्ट्रीय कोयला खनिक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो कोयला खनिकों के प्रयासों को पहचानने और उनकी सराहना करने के लिए भारत में हर साल ये 4 मई को कोयला खनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 मई को ही क्यों मनाते हैं? तो भारत में पहली अंडरग्राउंड कोल माइन का उद्घाटन किया गया था रानीगंज पश्चिम बंगाल में 4 मई 1907 में, इसीलिए 4 मई को मनाते हैं। वैसे आपको बता दूं दुनिया की पहली कोल माइन ये स्कॉटलैंड में शुरू हुई थी 1575 में। अच्छा, 4 मई को एक और दिवस याद रखना, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, अंतरराष्ट्रीय अग्निशामक दिवस। तो मई में अभी तक कौन कौन से दिवस हमने मनाए? 1 मई को आपको पता है श्रमिक दिवस मनाया गया था। 2 मई को ट्यूना डे मनाया। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। 3 मई को ही अंतरराष्ट्रीय तेंदुआ दिवस लेपर्ड डे भी मनाया था। और अभी 4 मई को ये कोयला खनिक दिवस मनाया और फायर फाइटर्स डे। तो ये अभी तक मई के डेज मना चुके हैं हम, इनको ध्यान में रख। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे भी कांस फिल्म फेस्टिवल में पहली बार किस कंपनी को मानद पाल्मे डी और पुरस्कार दिया जाएगा? तो आंसर होगा स्टूडियो गिबली को। तो अभी कांस फिल्म फेस्टिवल ने प्रसिद्ध जापानी स्टूडियो है स्टूडियो गिबली, इसको अपना सर्वोच्च सम्मान जिसे कहते हैं पाल्मे डी और ये देने का फैसला किया है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पहली बार ऐसा होगा जब कांस ने अपना प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जिसे ये कहते हैं मानद पाल्मे डी और इसे किसी कंपनी को देने का फैसला किया है। ये जापान की है स्टूडियो गिबली, क्योंकि अभी तक ये जो अवार्ड है ये किसी व्यक्ति को ही दिया जाता था, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, लेकिन पहली बार किसी कंपनी को दिया जाएगा, तो इसीलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे इस साल ये अवार्ड 3 जनों को मिल रहा है, जिसमें से एक तो ये संस्था हो गई, कंपनी बोल दो संस्था बोल दो, स्टूडियो गिबली मैंने आपको बता दिया जापान का है। इसके अलावा 2 इंसानों को भी दिया जा रहा है। एक है मेरिल स्ट्रीप, ये अमेरिकन एक्ट्रेस हैं, और आपको इनके बारे में बता दूं कि इन्होंने 1989 में कांस फिल्म फेस्टिवल में ही बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी जीता था। और अब जाकर के इनको यहाँ का जो सर्वोच्च सम्मान जिसे पाल्मे डी और कहते हैं वो अब इनको मिल रहा है। और एक और व्यक्ति हैं, इनके बारे में तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, जॉर्ज लुकास इनका नाम है। ये अमेरिकन फिल्म मेकर है, तो इनको भी ये पुरस्कार मिल रहा है। तो मैंने कहा ना 3 जनों को मिल रहा है, जिसमें से 2 व्यक्ति हैं और एक कंपनी है। तो ये आप ध्यान में रखना। कांस फिल्म फेस्टिवल अभी 2024 में इसका कौन सा संस्करण है? 77 नंबर का एडिशन है। कहाँ पे होता है ये? हर साल फ्रांस में होता है। बाकी जब इनका आयोजन होगा, अभी तो अनाउंसमेंट हुई है, तो आयोजन होगा तो और भी कुछ अवार्ड्स निकल के आएंगे, बेस्ट फिल्म वगैरह, बेस्ट एक्ट्रेस वगैरह, तब मैं आपको और एक बार ये रिवाइज करवा दूंगा, है ना। तो अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडीसीयू के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा संजीव नौटियाल को। तो अभी आरबीआई ने संजीव नौटियाल को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडीसीयू के रूप में नियुक्त किया है। 3 सालों के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। किनका स्थान लेंगे ये? इत्तिरा डेविस का स्थान लेंगे। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसने बैंक के रूप में 2017 में काम करना शुरू किया था। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा बंगलुरु में। आपको याद है अमिताभ चौधरी अभी एक्सिस बैंक के एमडीसीयू बने थे, और एमवी राव का नाम इंपॉर्टेंट है, भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष बने थे, और अनीश शाह फिक्की के ये भी प्रेसिडेंट बने थे। तो इनका नाम भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने नहीं किया है? प्रश्न को ध्यान से सुन रहा, मैं क्या पूछ रहा हूं? नहीं किया है, मतलब इन 4 में से 3 ने किया है, 1 ने नहीं किया है। तो वैसे तो उत्तर हो जाएगा अपर्णा कुमारी, जो नाम हमारे किसी काम का नहीं है।
ये बाकी के 3 नाम हमारे काम के हैं। तो एक्चुअली में अभी यूनाइटेड नेशन का एक कार्यक्रम हुआ, कौन सा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का स्थानीयकरण, भारत में स्थानीय प्रशासन में महिला नेतृत्व कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में भारत को 3 महिलाओं ने रिप्रेजेंट किया। वो 3 महिलाओं के नाम ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कहाँ से बिलोंग करती हैं वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि नीरू यादव, ये राजस्थान के झुंझुनू से हैं और हॉकी वाली सरपंच के नाम से ये बड़ी फेमस है, तो इनका नाम याद रखना। और खास तौर पे राजस्थान वाले स्टूडेंट्स आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला नाम होगा। बाकी सुप्रिया दास गुप्ता, ये त्रिपुरा से हैं और कुनुकु हेमा कुमारी, ये आंध्र प्रदेश से हैं। तो त्रिपुरा वालों के लिए ये वाला नाम इंपॉर्टेंट होगा। अगर कोई आंध्र प्रदेश के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए ये वाला, मतलब उनके स्टेट एग्जाम में ये वाला नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बाकी हमारे लिए ये सारे नाम इंपॉर्टेंट हैं। तो ये जो बैठक है, ये जो मीटिंग है, अभी 3 मई 2024 को न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है वहां पर हुई है। और हमारे जो पंचायती राज मंत्रालय के सचिव हैं विवेक भारद्वाज, उन्होंने यहाँ भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। बाकी देखो, यूनाइटेड नेशन की बात करें तो स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 में और टोटल मेंबर कंट्रीज है 193। 193 नंबर का देश पूछेंगे तो साउथ सुडान है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरेस, जो खुद पुर्तगाल से हैं। ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में कौन सा बैंक 8 ट्रिलियन रुपए से अधिक बाजार पूंजीकरण के साथ भारत की शीर्ष 5 कंपनियों में शामिल हो गया? तो आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक। अच्छा, पहले आप ये समझो, बाजार पूंजीकरण यानी कि मार्केट कैप का मतलब क्या होता है। वैसे मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं इसके बारे में। ऐसे समझो कि कोई भी कंपनी, मतलब क्रिक एग्जाम नाम की एक कंपनी है जो कि शेयर मार्केट में लिस्टेड है। तो हमारी कंपनी के टोटल मार्केट में शेयर कितने हैं? 100 है और हर शेयर की जो वैल्यू है वो 10 रुपए है। तो टोटल शेयर की वैल्यू कितनी हो गई? 100 × 10 यानी कि 1000 रुपीज। तो कंपनी की जो टोटल शेयर की वैल्यूज है वो 1000 रुपीज, यानी कि कंपनी की जो टोटल मार्केट वैल्यू है वो कितनी है? 1000 रुपीज। ये बात आपको समझ में आ गई। तो इसी तरह से अब ये आईसीआईसीआई बैंक 8 ट्रिलियन रुपए से अधिक की मार्केट कैप वाली कंपनी बन गया है। आपको पता चल गया कैसे कैलकुलेट किया होगा। मार्केट में इसके जितने भी शेयर हैं और प्रत्येक शेयर की जो रेट है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो हमने देखा कि 8 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा की इसकी वैल्यू निकल के आ रही है, मार्केट वैल्यू। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया में ये 5वीं ऐसी कंपनी बन गई है जिसका मार्केट कैप 8 ट्रिलियन हो चुका है। बाकी इससे ऊपर की 4 कौन सी हैं? सबसे पहले तो रिलायंस होंगी, दूसरी टाटा है, तीसरी एचडीएफसी बैंक है और एसबीआई बैंक हो गया और ये 5वीं हो गई आईसीआईसीआई बैंक। तो आप अगर बैंकों के लिहाजा से देखोगे तो आप कहोगे कि ये भारत का तीसरा बैंक बन गया है जिसकी मार्केट वैल्यू, मार्केट कैप 8 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा है। बाकी देखो, आईसीआईसीआई बैंक की एक बार हम स्टैटिक देखते हैं। तो स्थापना होती है 1994 में। आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म भी होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में, एमडी सीईओ संदीप बख्शी हैं। टैगलाइन होती है हम है ना ख्याल आपका। आपको याद है एक प्रश्न अभी हमने पढ़ा था कि लक्षद्वीप में ब्रांच ओपन करने वाला पहला प्राइवेट बैंक कौन सा बना था? चलो ये आप ही के लिए होमवर्क प्रश्न है, बड़ा सिंपल सा प्रश्न छोड़ रहा हूं मैं, उत्तर दीजिए कौन सा बैंक बना था। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किसने दुर्गा 2 का सफल परीक्षण किया? तो आंसर होगा डीआरडीओ ने। आपको याद हो तो ये प्रश्न हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जनवरी फरवरी में पढ़ा था शायद। तब हमने पढ़ा था कि डीआरडीओ इसको लॉन्च करेगा, इसका परीक्षण करेगा और अभी इसने ऐसा कर दिया है। देखो, दुर्गा का मतलब क्या हो गया, इसकी फुल फॉर्म भी देख लो, डायरेक्शनल अनरेस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। तो इसको डीआरडीओ ने बनाया है। ये 100 किलोवाट पावर का लाइट वेट डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है। वैसे सिंपल सा आपको समझ में आ रहा होगा। इस मशीन से एक लेजर लाइट निकलेगी, एक लेजर बीम निकलेगी जो हाई इंटेंसिटी वाली एनर्जी होगी और उसके बीच में, उसके रास्ते में जो भी आएगा, चाहे ड्रोन आएगा चाहे मिसाइल आएगा, वो वहीं पे कट के तबाह हो जाएगा। बहुत सारी मूवीज वगैरह में तो आपने ऑलरेडी देखा होगा जो लेजर वेपन्स होते हैं। और ऐसा कहा जा रहा है यही हमारे फ्यूचर वेपन्स भी हैं, हथियार, भविष्य के हथियार। और हमारे पास ही नहीं है, कई और देशों के पास ऑलरेडी ये हथियार हैं, जैसे कि रशिया, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, इजराइल, अमेरिका वगैरह के पास। अच्छा, अभी आपको याद हो कुछ समय पहले ब्रिटेन ने अपना लेजर वेपन का सफल परीक्षण किया था, उसका नाम उसने रखा था ड्रैगन फायर। अच्छा, अगर मैं आपको कुछ पॉइंट रिवाइज कराऊं तो उग्रम के बारे में आपको याद होगा, ये प्रश्न अभी एग्जाम में आया था। ये असॉल्ट राइफल है। और स्मार्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ये एक टॉर्पीडो है। वरुणास्त्र, ये भी एक टॉर्पीडो ही है। समर क्या है? ये हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है। वशोरात भी हमारा शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है।
और इंद्रजाल भी क्या है, एक तरह का एयर डिफेंस सिस्टम है। बाकी डीआरडीओ की बात करें, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होती है 1958 में। याद रखना नासा की स्थापना भी इसी वर्ष होती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। हेड है समीर वी कामत और इसका मोटो होता है बलस्य मूलम विज्ञानम। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसने नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट नाम से एक अभियान शुरू किया, तो आंसर होगा एचडीएफसी लाइफ। तो एचडीएफसी लाइफ ने अभी नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट नाम से एक अभियान शुरू किया है और इस अभियान को शुरू करने का उद्देश्य है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यमों से जीवन बीमा खरीद को सरल और तेज बनाना। किसने शुरू किया, सिंपल सा वन लाइनर है, याद रखना है एचडीएफसी लाइफ ने। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा हितेश सेठिया को। तो हितेश सेठिया अभी इनको 3 सालों के लिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का एमडी सीईओ बनाया गया है। बाकी आप जानते हो अजय माणिकराव खानविलकर लोकपाल अध्यक्ष बने थे, इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के अभी सेक्रेटरी जनरल महासचिव बने थे और अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के प्रमुख बनाया गया था इनको। तो गाइस ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्त, और अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार वीडियो को शेयर जरूर करना। तो चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिविजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो चलो 5 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का आपको क्विक रिवीजन करवाते हैं। पहला प्रश्न पूछ रहे हैं अभी मई 2024 में किसने मेंस एएफसी अंडर 23 एशियन कप को जीता, तो आंसर होगा जापान ने। फिर पूछा जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख कौन बने, संजय कुमार मिश्रा। फिर पूछा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है, 159 है, टॉप पे नॉर्वे है। फिर पूछा सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री बन गए जेरेमिया मानेले। फिर पूछा किसे यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, फिलिस्तीनी पत्रकारों को। फिर पूछा अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया 3 मई को। फिर पूछा भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह ने कहां पर पहले संविधान पार्क का उद्घाटन किया, पुणे में। फिर पूछा आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 का आधिकारिक एंथम क्या है, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। फिर पूछा #प्ले ट्रू अभियान किसने शुरू किया, नाडा ने। और आखिरी प्रश्न पूछा किसे राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त किया, शशि भूषण सिंह को। तो चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न भी देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था अभी 2024 के लिए कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई थी, तो आंसर होगा 132। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।